हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अनूप शर्मा और शुरू करता हूँ आज अपना अच्छा टॉपिक वेक्टर। तो देखिए, वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर यानी टॉपिक का नाम चैप्टर होगा अपना वेक्टर। और यानी इससे पहले हम लोगों ने बात किया था फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया गया। पहले तो दो पार्ट बनाए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनसे जो डेराइव किया गया वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देन इन फिजिकल क्वांटिटी को फिर से कैटेगराइज किया गया वेक्टर और स्केलर में। अब बात करते हैं हम लोग ये स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो ये वो सारी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको केवल हम मैग्नीट्यूड से ही समझ लेते हैं। अब जैसे आपसे किसी ने कह दिया 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम की कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? कोई डायरेक्शन नहीं। तो ये 5 केजी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको केवल हम उनके मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ गए भाई? लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम लोग अलग कैटेगरी में कहते हैं। और क्या कहते हैं उनको? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? क्योंकि ये वो सारी क्वांटिटी हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ऐसी क्वांटिटी जो केवल जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, बिना किसी डायरेक्शन के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी होंगी। स्केलर डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, ये सारी चीजें क्या है भाई? टाइम, ये सारी चीजें हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ गए भाई? अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स की। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा वो सारी फिजिकल क्वांटिटी अगर कुछ वेक्टर्स लॉ को ओबे करते हैं, वेक्टर्स लॉ फॉलो करते हैं, तो हम उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ लिख रखा होगा भाई, क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी क्वांटिटी क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ भी ओबे करती है। ठीक है भाई? तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्केलर। Scalars are those physical quantities which have only magnitude but no direction. Example: density, time, temperature, energy, mass, distance, speed, work, power, charge, वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखा वेक्टर क्या लिखा? वेक्टर्स आर those physical quantities which have both magnitude as well as direction and follows and obeys laws of वेक्टर्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल भी वही जो अभी मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी क्वांटिटी क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं हम लोग, इतना क्लियर? तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या लिखा है? करंट। करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ। ये लॉ प्राइम, ये लॉ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसलिए करंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे 12th में कि करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। करंट एरिया वेक्टर
और करंट डेंसिटी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड होता है, इसलिए भी करंट क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब नंबर आया यहाँ पे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो बना दिया जाता है। अब ये जो एरो का हम हेड देख रहे हैं यहाँ पे, इस हेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन, और ये जो आप टेल देख रहे हैं एरो की, तो ये टेल रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। टेल से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड, यानी एरो वेक्टर नहीं है, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एरो की जो टेल होगी, टेल की जो लेंथ होती है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो की रिक्वायरमेंट होती है, तो एरो से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो देखिए, एनालिटिकल मेथड, इन दिस मेथड क्या लिखा, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। यानी अब हम अगर बात करें कि ये वेक्टर होते कितने तरीके के हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें, तो वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर हमारे दो तरीके के होंगे। यानी एक को हम लोग टाइप की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे पहले हम कहते हैं वेक्टर दो तरीके के होंगे। एक को क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या हो गए, कहेंगे वेक्टर हैविंग ट्रांसलेशनल इफेक्ट। ट्रांसलेशनल इफेक्ट से हमारा मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी ये वो सारे वेक्टर हैं जो स्ट्रेट लाइन मोशन में को रिप्रेजेंट करते हैं, या इनकी प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन मोशन की होती है, या स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई जितनी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे के सारे कैसे वेक्टर होंगे, पोलर वेक्टर। और इन पोलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी पहले तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है जिगजैग पाथ पे और यहाँ पहुंच जाता है, तो ये इसकी हो गई देखो फाइनल पोजीशन। अब इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट सेपरेशन दिखा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, पोलर वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम लिख दें हम, तो ये वेलोसिटी हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेक्टर क्वांटिटी हो गया। या अभी अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और ये सारे कौन से वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर। तो वेक्टर कितने टाइप के होंगे, तो पहला क्या बताया हमने, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें ट्रांसलेशनल मोशन की प्रॉपर्टी होगी, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की प्रॉपर्टी होगी। एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, यानी जो भी एसोसिएटेड वेक्टर होंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ, वो सारे के सारे क्या होंगे, पोलर वेक्टर होंगे। चलिए दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। तो दूसरे टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या होंगे, तो एक्सियल वेक्टर यानी ये वो वेक्टर होंगे जिनमें रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टी होगी, यानी इनको हम कह सकते हैं वेक्टर हैविंग रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट
यानी वो सारे वेक्टर जिनमें रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टी होगी उनको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सियल वेक्टर। और ये सारे वेक्टर हमेशा किधर होंगे, कहेंगे ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वेक्टर हैविंग रोटेशनल इफेक्ट एंड always directed along the axis of rotation, यानी ये सारे वेक्टर जो हैं हमेशा किधर डायरेक्ट कर रहे होंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को। यानी अगर हम कहें ये कोई सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में ये इसका सेंटर हो गया और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस पे कर रहा होगा सर्कुलर मोशन, तो ये ऐसे घूम रहा होगा पार्टिकल इस रास्ते पे, तो ये पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो जब यहाँ से चल के पार्टिकल यहाँ कभी पहुंचेगा तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस वेक्टर है। इनके बीच में ये जो एंगल देख रहे हैं लोग, थोड़ा सा क्या हो गया, डी थीटा। तो ये डी थीटा क्या है, कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल अबाउट सेंटर। तो अब सेंटर के अबाउट रोटेट होगा तो ये किसी प्लेन में होगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो प्लेन में, बट जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये डायरेक्शन बताएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आल्सो एक्सियल वेक्टर। यहीं पे अगर हम लिख देते हैं भाई अल्फा, अल्फा क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम बात करें कि नहीं, हम तो एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गए। तो आई ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं टॉर्क। टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वो सारे वेक्टर हैं जो रोटेशनल मोशन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो जिनके साथ में हम रोटेशनल मोशन की डील करते हैं। तो ये सारे वेक्टर जो रोटेशनल मोशन को डील करते हैं वो सब क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं, और ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग समझिए, हम इनके और भी बहुत सारे नाम रख लेते हैं। तो और बहुत सारे नाम क्या हैं भाई, वो देखते हैं भाई। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख रखा है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। अब लाइक वेक्टर यानी अगर ये वेक्टर है सेम डायरेक्शन में तो क्या हो गया भाई, लाइक वेक्टर। अब पता चला कि नहीं, एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो क्या कहेंगे, इनको हम अनलाइक वेक्टर कह देते हैं। यही होते हैं कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, तो इन्हें पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह देते हैं। कोलिनियर मीन्स अगर कोई वेक्टर ये इस लाइन पे पड़ा है, दूसरा भी इसी लाइन के अलोंग है, ये हो गया वेक्टर है, इधर हो गया ये वेक्टर भी, तो ये दोनों एक ही लाइन पे वेक्टर है, क्या कहेंगे इनको, कोलिनियर वेक्टर। और अगर एक ही प्लेन में बने हुए हैं, जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो गया, यहाँ एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ऐसे दिख रहा है, तो ये दोनों वेक्टर कहाँ पे हैं, किसी प्लेन में है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। यानी इन वेक्टर का
प्लेन, यानी ये दोनों एक ही प्लेन में है, कॉमन प्लेन में है, इसलिए इनको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अब अगर बात किया जाए जीरो वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो नेगेटिव वेक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर क्या होता है भाई, यानी वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि वो वेक्टर होता है जिसके पास में ना तो मैग्नीट्यूड है और ना ही डायरेक्शन है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं स्पेशल वेक्टर। तो ये स्पेशल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। पहला अभी हमने क्या बताया आपको, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है भाई, कहेंगे हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। Having zero magnitude and no specific direction called zero vector। अब ये जीरो वेक्टर होते क्या है, ये पहले बात करते हैं हम लोग। तो जीरो वेक्टर क्या है, यानी जब हम दो वेक्टर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जब हम दो वेक्टर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा, तो उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ two vectors। Zero vector is the result of mathematical calculation of two vector। For example इधर देखिए, सपोज हमने आपको बोल दिया ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है m। अब हमने देखिए इधर एक ऐसे फोर्स लगा दिया और लिख दिया कि ये 10 न्यूटन, लेकिन फोर्स क्या है, F1। फिर हमने बोला आपसे एक फोर्स इधर से भी लगा दिया हमने और इसको क्या कह दिया, F2 वेक्टर। ये कितना है, कहेंगे ये भी 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर। F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर सेम, यानी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का स्केलर होता है, जब तक उसके साथ वेक्टर की डायरेक्शन ऐड ना करें वो क्या होता है, स्केलर होता है। तो यहाँ पे F1 एंड F2 वेक्टर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर। अब अगर इनका हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें, यानी नेट फोर्स निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया था भाई, F1 माइनस F2, यानी इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस F1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस F2 क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हो गया F1 माइनस F2, यानी 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। रिजल्ट क्या मिला हमें, जीरो। और इसी जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, जीरो वेक्टर। अब इतनी बात क्लियर हो गई कि जीरो वेक्टर क्या होता है, कहेंगे जब हम दो वेक्टर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होंगे और रिजल्ट में हमें जीरो मिलेगा, तो उस जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब देखिए इसी वेक्टर में, इस चैप्टर में हम लोग जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे होते, ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल क्या होगा, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। अब अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखते ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये होता ए बी साइन थीटा। और अगर हम ए बी लिख करके साइन जीरो लिख दें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो। इसी जीरो को कहेंगे जीरो वेक्टर। या हम कहें कि एक वेक्टर हमारा ये रहा ए एंड सेकेंड वेक्टर बी इज डायरेक्टेड अपोजिट टू वेक्टर ए, देन angle between vector A and vector B is 180 degree
and sin 180 again 0, then cross product of two parallel vector or anti-parallel vector is always जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होगा। समझ गए भाई? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर इज आल्सो नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर अपने आप में कोई वेक्टर नहीं होता है, यानी ये वो वेक्टर है जब हम दो वेक्टर का कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट जीरो मिलेगा, तो इसी को फिर हम कह देंगे जीरो वेक्टर। अभी बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर की, और यूनिट वेक्टर से पहले हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है भाई, तो नेगेटिव वेक्टर मींस यानी अभी हमारे पास में देखिए ये है वेक्टर ए, ये इनिशियल डायरेक्शन है इसकी। अब हमने अगर इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी डायरेक्शन को अगर हमने इसकी रिवर्स कर दिया, तो अब ये वेक्टर ए नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। यानी नेगेटिव वेक्टर मींस if direction of vector is reversed, if direction of vector is changed by 180 degree, then vector becomes negative, vector becomes negative। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। समझ गए? चलिए, यानी किसी ने आपको भेजा था ईस्ट की तरफ चले जाइए और आप घूम के किधर चले गए? वेस्ट की तरफ चले गए, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका वो नेगेटिव वेक्टर हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। यानी जब भी हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे या 180 डिग्री से चेंज करेंगे, वो वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा और उसी को हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर की। तो देखिए भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड but in specific direction, but in specific direction। समझ गए भाई? ये जो यूनिट वेक्टर है बड़े काम की चीज है, ये किसी की भी दिशा बता देता है भाई, किसी की भी डायरेक्शन बतानी है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर का। क्यों करते हैं? तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। 1 से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट इसके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड हो जाती है, जिससे वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। समझ गए? अब इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m कैप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m कैप से। और इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 1, और क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं हम लोग, फोर्स वेक्टर हमने लिख दिया यहाँ 10 न्यूटन ईस्ट, और इसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 10 न्यूटन। अब आप सोच रहे होंगे ये पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, कुछ भी कहते हैं इनको। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पैरेलल लाइन का इस्तेमाल होता है और इन्हें हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ इस फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है। अब अगर हम फोर्स वेक्टर को हम डिवाइड कर दें फोर्स के मैग्नीट्यूड से, मतलब यहाँ लिखते हैं हम 10 न्यूटन ईस्ट और फिर डिवाइड कर दें इसको 10 न्यूटन से,
तो ये यूनिट वेक्टर क्या मिल गया हमको, मैग्नीट्यूड 1 मिल गया, डायरेक्शन क्या मिल गई, ईस्ट। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत यूजफुल चीज है। यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे, कितना क्लियर हो गया भाई। अब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, इसलिए फिजिक्स में कुछ यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स कर दी गई। अब उनकी डायरेक्शन जिन्हें फिक्स किया गया, यानी इधर मान लीजिए हमने कह दिया ये एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, और इधर बना दी हमने जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको कहते हैं आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको कहते हैं जे कैप। इधर भी एक यूनिट वेक्टर होता है जिसे कहते हैं के कैप। तो यहाँ आई कैप, J cap and K cap are the unit vector directed along x, y and z axis. समझ गए ना। तो ये किधर होंगे, x एक्सिस के along I cap, y एक्सिस के along J cap, z एक्सिस के along K cap, I cap, J cap and K cap, कैप लगी है ना, तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। समझ गए। अब देखो, इतनी बात क्लियर हो गई कि ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। समझ गए, ये हो गए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है भाई। अब मान लीजिए आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल गया 3i कैप प्लस 4j कैप, तो हम समझ जाएंगे ये जिसकी भी पोजीशन है उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4, जिसे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। समझ गए। और इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, खड़े खड़े आपने किसी को पॉइंट कर दिया पूरी बिल्डिंग, समझ गए, तो यहां से लेके बिल्डिंग तक की जो डिस्टेंस होगी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब अगर आपको उस बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। आई कैप क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यानी इसको देख करके पता चलता है जो पॉइंट है उसके कितने कोऑर्डिनेट हैं, 2। और अगर थोड़ी बात करें इसी में तो आप ऐसे देख लो भाई, ये बनाया हमने इधर एक्स एक्सिस, इधर बना दी हमने वाई एक्सिस, फिर हमने कहा ये पॉइंट है और इसी के कोऑर्डिनेट है 5,13। अब 5,13 मिल गया ना, इट मींस ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। और क्या लिखते हैं हम, 5i कैप प्लस 13j कैप। समझ गए क्या हो गया ये पोजीशन वेक्टर। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी होता है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बहुत अच्छी चीज है। तो एंगल आज तक आप लोगों ने जो भी एंगल बनाए होंगे उनकी सबकी काउंटिंग कहां से की आपने, एंटी क्लॉकवाइज। आज भी आपको वैसे ही मेजर करना है इनके बीच में एंगल। अब देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर बने होंगे, एक तो वेक्टर ए और दूसरा हो गया वेक्टर डी। तो अब ए और बी के बीच में अगर आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये इनका एंगल हो गया है। अब देखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया, वेक्टर बी को ऐसे टर्न कर दिया गया, तो हमें ये एंगल नहीं, हमेशा हम एंगल कौन सा मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत खास चीज है भाई, अगर बी को हम यानी किसी भी वेक्टर को
उसकी लेंथ के पैरेलल या वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर मूव करा दे, सपोज ये है वेक्टर ए और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर इधर इसको हम मूव करा के ले आए, तो यहाँ पे ऐसे आ गया, ना तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आएगा ना इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आएगी, समझ गए। तो अगर कोई वेक्टर अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। अपनी लेंथ के पैरेलल, जैसे ये है ना, अब इसी लाइन पे चल करके ये वेक्टर यहाँ आ गया, यानी ए यहाँ था मूव करके यहाँ पहुंच गया, तो भी ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। वही लिखा हुआ है, क्या लिखा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मींस smaller of the two angle between the vectors when they are placed tail to tail by displacing either of the vector parallel to itself, समझ गए, पैरेलल टू इटसेल्फ, यहां से इसको ऐसे लेकर के चले गए, तो एंगल तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे, यहाँ अभी भी इसमें कोई फर्क नहीं आया, तो डायरेक्शन ऐसे मेजर करेंगे, समझ गए, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये वेक्टर के साथ में कुछ पॉइंट्स थे, अभी हम बात करते हैं आगे कुछ खास बातों की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास में दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक को हम कहते हैं भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है वही लॉ ऑफ ट्रायंगल भी है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये वेक्टर और ये है इस वेक्टर की डायरेक्शन, यानी ये वेक्टर बना हुआ है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और उनके बीच में ये एंगल थीटा है। अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो ये साइड क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, और इतनी साइड को क्या कहते हैं हम, बी कॉस थीटा। ये हो गया वेक्टर ए। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है यही इनका वेक्टर सम होगा, यानी जब दो वेक्टर लगे होंगे हेड टू टेल, कैसे लगे होंगे, हेड टू टेल, मतलब ये एक वेक्टर है जिसका ये हेड हो गया, फिर इसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट कर दी, ये वेक्टर बी हो गया। अब अगर इसको टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्ट कर दें ऐसे, तो ये वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसे हम कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, समझ गए। अब इसी कैटेगरी में जब इधर आ गए हम, तो अब देखिए क्या दिख रहा है हमको, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब अगर सी का आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया बेस, स्क्वायर कीजिए, प्लस सॉरी हाँ, तो यहाँ पे देखिए भाई लिखा प्लस, अब ये साइड कितनी है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा को भी स्क्वायर कर दीजिए, और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है भाई, ओके। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं आगे, यानी वेक्टर एडिशन, इतनी बात क्लियर हो गई, यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल का मतलब, या ट्रायंगल यानी एक वेक्टर ए, इसका ये हेड हो गया, दूसरा वेक्टर बी, बी की ये टेल हो गई, तो जब भी दो वेक्टर हेड टू टेल लगे होंगे, तीसरा वेक्टर अगर हम कनेक्ट करें टेल टू टेल एंड हेड टू हेड, तो ये जो थर्ड वेक्टर है हमारा वो इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा, समझ गए भाई। अब अभी हमने थोड़ा सा बताया, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, जब दो वेक्टर, यानी if two vectors are represented by the two
एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये दो साइड हैं किसी पैरेललोग्राम की, ऐसे एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की जब रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट देयर वेक्टर सम, यानी ये दो वेक्टर P और Q आपको दिख रहे होंगे, ये इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है। तो अब इनका जो डायगोनल बनेगा, यानी हमने थोड़ी सी मेहनत की, ये हो गया हमारे पास में भाई वेक्टर A, और थोड़ी मेहनत P हो गया भाई, सॉरी ये क्या है P है, तो ये वेक्टर P होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ये हो गया वेक्टर Q, तो यहाँ पे वेक्टर Q और वेक्टर Q, वेक्टर P दोनों किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनसे जो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे उसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल ही इन दोनों वेक्टर का सम होगा। अब इस सम का जो मैग्नीट्यूड है यानी रिजल्टेंट वेक्टर, अगर इसको हम इधर से देखें, ये दो ट्रायंगल बन गए है ना, एक ट्रायंगल ये हो गया PQR, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था कि जब दो वेक्टर हेड टू टेल, यानी ये हेड और ये टेल, और ये तीसरा वेक्टर टेल टेल हेड हेड कनेक्ट है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। और अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, अपर ट्रायंगल को, तो ये साइड हो गई वेक्टर Q, ये है वेक्टर P, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर Q प्लस वेक्टर P, क्योंकि ये भी देखिए यहाँ पे कैसे लगा हुआ है, टेल टू टेल, यहाँ कैसे कनेक्ट है, हेड टू हेड, कौन R। Q और P की बात करें तो ये कनेक्ट है हेड टू टेल, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है हमारा वो P प्लस Q भी हो सकता है और वेक्टर Q प्लस वेक्टर P भी हो सकता है, यानी ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर Q प्लस वेक्टर P, समझ गए ना, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर Q प्लस वेक्टर P, और मैथमेटिक्स में इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, चाहे हम पहले वेक्टर A को ड्रॉ करें बाद में वेक्टर B को ड्रॉ करें, लेकिन उनके रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उधर चलते हैं हम लोग। इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा, यानी इसके डायरेक्शन को हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए वेक्टर P और P के बीच में, P और Q के बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब ये थीटा है, ये वेक्टर Q है, तो ये होना चाहिए Q sin थीटा, बिकॉज दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो साइड है क्या हो जाएगी, Q cos थीटा, तो यहाँ पे हमने रिजॉल्व कर लिया, यानी Q sin थीटा और Q cos थीटा में। तो अब देखिए अगर बात करें कि ये A, ये पॉइंट हो गया B और इसको लिख दें C, तो ये ABC क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, R। तो इस R को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे अंडर रूट P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे Q sin थीटा, और इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, फिर इतना क्लियर हो गया। अब इन्हें स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाना चाहिए फिर अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, यानी ये हमको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, ये तो सिंपली जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए देखिए अब ये जो रिजल्टेंट है वो यहां से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अभी इतनी सी साइड को हम लोगों ने क्या लिखा था, Q sin थीटा, इतनी साइड को क्या लिखा था हम लोगों ने, Q cos थीटा।
तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें tan अल्फा तो tan अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिखते हैं आप परपेंडिकुलर यानी q sin थीटा, अपॉन में लिखते हैं आप बेस, बेस कितना हो गया p प्लस क्यू cos थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट है कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और वो अल्फा किस वेक्टर से बना रहा है, कहेंगे वेक्टर p। तो जब ये वेक्टर p से अल्फा एंगल बन रहा है तो हमने p को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये जो डायरेक्शन हमने लिखी कहां से लिखी है, विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर p। और डायरेक्शन के लिए एंगल, डायरेक्शन जो हमने अभी अभी लिखा, क्या लिख रखा है यहाँ पे, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। समझ गए भाई। अब यहाँ एक काम और भी हो सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेक्टर q से कितना एंगल बना रहा होगा रिजल्टेंट, यानी ये जो रिजल्टेंट है हमारा वो वेक्टर q से कितने एंगल पे होगा। तो q से कितने एंगल पे होगा उसके लिए देखिए फिर, अब q से तो हमने कह दिया भाई ये एंगल बन रहा है और इसको हम बीटा कह देते हैं, चलो ये बीटा हो गया। अब इस बीटा को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए, कहेंगे इसकी डायरेक्शन को आगे बढ़ाओ और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब ये वेक्टर क्या है p, तो इधर क्या होगा p cos थीटा, और ये साइड क्या हो जाएगी p sin थीटा। अब इस बीटा को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ लिखते हैं हम tan बीटा, परपेंडिकुलर साइड क्या हो गई p sin थीटा, और बेस हो जाएगा q प्लस p cos थीटा। समझिए ना, तो tan बीटा क्या हो गया p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर a एंड वेक्टर फ्रॉम वेक्टर p एंड वेक्टर q। समझ गए भाई। तो फिर आगे देखते हैं, अब आगे क्या है वो देखो भाई। तो यहाँ पे देखिए फिगर बना रखा हुआ है, समझ गए। यही साइड अभी भी हमने आपको क्या बताया था, इस साइड को अभी हमने आपसे बोला था भाई, कुछ क्या बोला था, ये एंगल थीटा है, ये p है, ये q है, तो ये क्या होगा q sin थीटा, यानी ये है q sin थीटा, और ये हो जाएगी q cos थीटा। अब इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जगह बढ़िया से बताते हैं। तो ये हो गया ना r स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q cos थीटा होल स्क्वायर कर दिया, इसे प्लस लिख दिया हमने q sin थीटा और स्क्वायर कर दिया, तो ये मिल जाएगा आपको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा प्लस हो गया q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम ऐसे लिख लें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस हो गया 2pq cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया फिर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और r यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो इस तरीके से हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब बात आ रही है भाई डायरेक्शन की, तो इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए देखिए भाई फिर अब डायरेक्शन की अगर बात किया जाए, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, तो अब हम लोग बात कर लें इसी समय डायरेक्शन की। और डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो भाई अगर इस अल्फा की बात किया जाए तो क्या लिखते हैं यहाँ पे tan अल्फा, और tan अल्फा क्या हो गया q sin थीटा अपॉन में क्या लिखते हैं p प्लस q cos थीटा। तो ये डायरेक्शन कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, फ्रॉम वेक्टर p। तो ये है डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू
वेक्टर पी, यानी वेक्टर पी से हो गया एंगल अल्फा। अब यहीं पे अगर देखिए पी से हमने डायरेक्शन बताई और पी को यहाँ लिख दिया हमने कॉर्नर पे, तो इसी बेस पे हम लोग अगर इस एंगल को डिफाइन करें, ये जो एंगल है आपका जिसको हम कह रहे थे बीटा, तो ये tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए लर्न करने वाली बात है, यानी a के p के रेस्पेक्ट में हमने डायरेक्शन लिखी तो p कहाँ है डिनोमिनेटर में। अब q के रेस्पेक्ट पे डायरेक्शन लिखेंगे तो q कहाँ होगा डिनोमिनेटर में होगा। और ऊपर क्या लिखना चाहिए हमको p sin थीटा प्लस p cos थीटा। और ये हो गई भाई डायरेक्शन, कहां से हो गई डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर q, ये हो गई डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर q। तो जिस वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिखना हो उसको सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख लो और आसानी से आप पूरा एंगल लिख सकते हो। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले तो मैंने इसे साफ किया, अब अगर ये आया कैसे आप जानना चाहते हैं तो वो जान लीजिए। यानी हमने इसी वेक्टर q की डायरेक्शन को पीछे ऐसे प्रोड्यूस कर लिया और यहां से इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया हमने परपेंडिकुलर। तो अब यह एंगल थीटा, इट मींस यह एंगल भी क्या होना चाहिए थीटा, और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या परपेंडिकुलर, और ये बड़ी साइड क्या हो गई हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम क्या लिखते हैं p sin थीटा, और इस साइड को क्या लिख लेते हैं हम p cos थीटा। अब ये एंगल बीटा है, इट मींस ये एंगल भी क्या होगा बीटा होगा। अब इस tan बीटा को अगर हम लिखें तो ये परपेंडिकुलर और ये साइड हो गई बेस। तो यहाँ पे tan बीटा परपेंडिकुलर कितना बताया हमने p sin थीटा, बेस कितना हो गया q प्लस p cos थीटा। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर q। समझ गए, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर q। अब देखिए q यहाँ पे आ गया ना जो हमने बताया था, तो ऐसे ही आप लर्न कर लीजिए, याद रखिए जब भी आपको डायरेक्शन लिखनी हो ऐसे ही आप लिख लीजिए, बहुत इजी होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब फिर से देखते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, चलिए अब हम लोग इधर आ गए। पहला क्वेश्चन देखा हमको, इफ a प्लस b इज इक्वल टू c and a square plus b square is equal to c square, then prove that a and b are perpendicular to each other। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो a plus b is equal to वेक्टर c और a square plus b square is equal to c square। तो वेक्टर c का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए भाई, c is equal to अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये भाई क्या होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो गया भाई c स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर इतनी सी वैल्यू को हम लिख लें c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब c को इधर लेकर के माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया 2ab cos थीटा। यानी अगर किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वेक्टर a इज नॉट 0, वेक्टर b इज नॉट 0, 2 क्या है कहेंगे ये भी 0 नहीं है, तो फिर cos थीटा क्या है 0 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया कि बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन मिल गया, क्या लिखा है वेक्टर a इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप एंड b 6i कैप प्लस 8j कैप, देन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बाई a प्लस b। कोई बात नहीं भाई,
तो जब हमने अभी यूनिट वेक्टर बताया था आपको थोड़ी देर पहले, तो यहाँ वेक्टर ए गिवन है हमें, वेक्टर ए इज गिवन 4i cap minus 3j cap and vector b is given 6i cap plus 8j cap। तो रिजल्टेंट चाहिए हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट पहले कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा भाई 4 प्लस 6 आई कैप, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट में ये सारे वेक्टर ऐड होंगे, तो -3 प्लस 8 जे कैप, मतलब ये हो गया 5 जे कैप। अब आर एक्स हो गया, आर वाई हो गया, तो मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें इनका तो क्या लिखेंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम करते हैं भाई 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया √125 और अच्छा लिखे तो हो जाएगा 5√2। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नीट्यूड मिल गया, हमें क्या चाहिए डायरेक्शन। तो देखिए आर एक्स बोला है ना मैंने, इट मीन्स वो किधर होगा, एक्स एक्सिस के लो। आर वाई हमने बोला, इसलिए कंपोनेंट किधर होगा, वाई एक्सिस के लो। अब अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन करें तो यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा और उसका ये एंगल कितना हो गया भाई, अल्फा। तो अब अगर डायरेक्शन लिखते हैं, डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, आर वाई अपॉन आर एक्स। आर वाई कितना है 5, आर एक्स कितना 10, ये आ गया 1/2। तो tan अल्फा कितना हो गया 1/√2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड 5√2, डायरेक्शन 1/2। तो जब भी इस तरीके से ऐड करना हो, आई वाले कंपोनेंट ऐड कर लो, जे वालों को ऐड कर लो, फिर इस तरीके से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो और ये डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई।